और आइए शुरू कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे, मेरे और आपके लिए रात भर जागते हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं सकते हैं। इसकी आज हकीकत आपको बताऊंगा, सुनवाऊंगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए रात भर जागते हैं। दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री ने किया है। यह सच है और हकीकत है। देखिए जरा रिपोर्ट। जब बात देश के लोगों की हो तो पीएम मोदी न चैन से बैठते हैं और न ही चैन से सोते हैं। यह सच किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी के करीबी मंत्री ने बताया कि मोदी तो आधी रात को भी फोन करके पूछ लेते हैं, सोए तो नहीं, जाग रहे हो? His first question was, जागे हो? I said, हाँ sir, like, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural. He said, अच्छा, टीवी देख रहे हो? सर टीवी देख रहे हो। ये बात तब की है जब अफगानिस्तान से रातों रात अमेरिका अपनी फौज लेकर चला गया और भारतीय वहीं फंस गए। तब भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी को नींद नहीं आ रही थी, खुद मोदी सो नहीं पा रहे थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहा कि वो पूरी रात जाग रहे हैं। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा। तो there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना। तो आइए अब आपको बताता हूं ये कब की बात है, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर जाग रहे थे, सोए नहीं, मंत्री को फोन करके पूछ रहे थे जाग रहे हो। आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब भारतीय फंसे थे और तालिबान वहां कब्जा कर चुका था, तब प्रधानमंत्री मोदी रात भर सो नहीं पा रहे थे। ये तस्वीरें जब भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। फ्लाइट में जब भारतीय आ रहे थे तो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, जयकारे भारत माता की जय के हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मिशन था। प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं थे। आइए अब पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे फोन किया, क्या कुछ बातचीत की। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को दरअसल फोन लगाया, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। और वक्त देखिए क्या था, रात के 12:30 बज रहे थे। आधी रात पीएम मोदी ने विदेश मंत्री को फोन किया 12:30 बजे। उन्होंने जयशंकर के नंबर पर कॉलर का नाम नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जब फोन करते हैं तो नंबर नहीं आता है। पीएम ने फोन किया तो विदेश मंत्री ने जब फोन उठाया तो कॉलर आईडी पर प्रधानमंत्री का नंबर नहीं था, कोई नंबर नहीं था। अफगानिस्तान में ब्लास्ट के बाद एस जयशंकर दरअसल व्यस्त थे। उस दौरान जयशंकर ने एक अनजान कॉलर का फोन उठाया, उन्हें पता नहीं चला कौन फोन कर रहा है। उन्होंने फोन उठाया, कॉलर का पहला सवाल, प्रधानमंत्री फोन कर रहे थे, पहला सवाल था जागे हो क्या, पहला सवाल था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे फोन करने वाले। अफगानिस्तान के उस वक्त मज़ार शरीफ में हमला हुआ था दरअसल, जिसके बाद फौरन प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को फोन लगाया। पीएम मोदी ने जयशंकर से अपडेट लेना चाहते थे, क्या हालात है अफगानिस्तान में, भारतीय की स्थिति क्या है। देर रात 12:30 बजे इसलिए पीएम ने एस जयशंकर को फोन किया। आमतौर से यह वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोने का होता है, लेकिन उस दिन पीएम मोदी सोए नहीं। लेकिन पीएम को अफगानिस्तान में भारतीयों की चिंता सता रही थी कि कैसे उन्हें महफूज, सुरक्षित वापस लाया जाए। हर हाल में वो भारतीयों की हर संभव मदद करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने जयशंकर से पूछा मज़ार शरीफ में क्या हो रहा है, वहां धमाका हुआ था उस वक्त। जयशंकर ने ताजा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया कि अफगानिस्तान में हालात क्या है इस वक्त। जयशंकर ने बताया कि 2-3 घंटे लगेंगे हालात सामान्य होने में। तो मतलब रात के 3:30 से 4 बजे तक स्थिति काबू में आएगी। 3:30 और 4 बज जाएंगे। 12:30 बजे फोन किया था पीएम ने। पीएम ने कहा अगर हालात सामान्य हो जाएं तो मुझे बता देना। जयशंकर ने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं आपको क्यों बताऊं, इसलिए उन्होंने कहा मैं पीएमओ में सूचना दे दूंगा, क्योंकि उन्हें लगा प्रधानमंत्री सो जाएंगे जब तक। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दूंगा। तो पीएम ने एस जयशंकर से कहा
मुझे सीधे कॉल करना, यानी 3:30 और 4 भी बज रहे हो तो सीधे मुझे बताना कि भारतीय सुरक्षित हैं, सुरक्षा से वापस आ गए हैं। मतलब रात 3 से 4 बजे तक उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतवासी सुरक्षित नहीं थे, अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी हमले को लेकर तुरंत जानकारी चाहते थे। स्थिति क्या है? रात 3 से 4 बजे भी प्रधानमंत्री देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। बड़ी बात यह है, दरअसल देर रात एस जयशंकर प्रधानमंत्री को जगाना नहीं चाहते थे, और लेकिन पीएम ने जोर देकर कहा कि मुझे फोन कर देना। वो कह रहे थे मैं आपके कार्यालय में, ऑफिस में फोन कर दूंगा। पीएम ने कहा नहीं, मुझे फोन करना। अब पूरी बातचीत सुनिए जरा। एस जयशंकर अमेरिका में थे कार्यक्रम में, उन्होंने ये पूरी घटना रात 12:30 बजे क्या हुआ पीएम के साथ फोन पर वो बताई। सुनिए जरा। And I still remember one day, it was around past midnight, and our consulate in Mazar-e-Sharif in Afghanistan was under attack. And we were using the phones, trying to figure out what happened. So this was Afghanistan of that era. So you had to kind of get a friendly warlord who would go in and help your people. So all of this was happening. You're juggling 4 phones, talking to everybody, keeping the courage up at that end. And the phone rang. My phone rang, and normally, when the Prime Minister calls, you get a no caller ID. Okay, so it sort of took me a bit by surprise. This time, it was the Prime Minister. His first question was, "Jage?" I said, "Haan sir, it's 12:30. What else could I be doing other than being awake?" Because in his life, that is probably natural. He said, "अच्छा, टीवी देख रहे हो?" सर टीवी देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ? So because that's exactly what I've been doing. I said, नहीं सर, वो अभी अटैक चल रहा है, पर अभी help is on its way, etc. तो exchange. So then he said, अच्छा जब खत्म हो जाएगा मुझे फोन कर देना। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा। So there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना। और आइए अब आपको दिखाऊं किस तरह हिंदुस्तानियों को काबुल से लाया गया। देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने जंग रुकवा कर भारतीयों को दूसरे देश से लाया। आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जंग रोकी गई हो और किसी देश के लोगों को वापस लाया गया हो। आइए उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ हुआ। ये देखिए जरा, जो ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं उससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो फोन आया था, एस जयशंकर ने कहा वो प्राइवेट नंबर से फोन आया था। दरअसल वो प्राइवेट नंबर क्या होता है? प्रधानमंत्री का जो फोन आता है वो जैसे ये देख रहे हैं आप, प्राइवेट नंबर लिखा है। अगर आपको प्रधानमंत्री का फोन आया तो आपको नंबर नहीं दिखाई देगा। इसी तरह विदेश मंत्री को भी नहीं पता चल रहा था कि किसका फोन है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर फोन नंबर दरअसल होगा नहीं। पीएम की जो कॉलर आईडी है वो हिडन रखी जाती है, वो नंबर नहीं आता है सामने। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन ऑफिशियल नंबर से आता है। दरअसल मोबाइल से भी फोन आने पर नंबर नहीं दिखता है, और कई बार फोन आने पर मंत्री भी चौंक जाते हैं कि कौन फोन कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी उस दिन दरअसल ऐसा ही हुआ। सुरक्षा वजहों से पीएम का नंबर छिपाया जाता है, और पीएम की निजी जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा होता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। नंबर छिपाने का जिम्मा मोबाइल ऑपरेटर का होता है। ऐसे में प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है, जैसे अभी फोन पर आ रहा है। पीएम का फोन आपको आएगा तो ऐसे ही प्राइवेट नंबर लिखा होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस तरह युद्ध के मैदान से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को निकाला। ये अफगानिस्तान से जो भारतीय हिंदुस्तान लौटे उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष, मासूम बच्चे जो फंसे थे, इन्हें भारत लेकर आया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन, फुल स्क्रीन लीजिए। यूक्रेन जंग के मैदान से पहली बार ऐसा हुआ कि भारत लेकर आया गया वापस लोगों को जो वहां फंसे हुए थे। कैसे युद्ध रुकवाया गया, अफगानिस्तान से भी लेकर आए, यूक्रेन से कैसे लेकर आए, युद्ध रुकवाया गया, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, सोचिए
पुतिन मिसाइल से हमला कर रहे थे, रॉकेट से हमला कर रहे थे, उनकी सेना मौजूद थी यूक्रेन में, लेकिन भारतीयों को लाना था तो पुतिन को अपने हथियार रोकने पड़े। कुछ इस तरह से देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये धमाके हो रहे थे। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और 3 घंटे तक रूस यूक्रेन ने युद्ध रोक दिया था क्योंकि भारतीयों को लाना था। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, फोन लगाया, पुतिन के साथ ही जेलेंस्की को भी फोन किया। यानी एक तरफ पुतिन को फोन किया कि अब कोई गोलीबारी नहीं होगी, कोई रॉकेट और मिसाइल नहीं दागोगे, दूसरी तरफ जेलेंस्की को फोन किया, आप भी कोई हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश के लोगों को वापस लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास समय तक का वक्त मांगा और दोनों नेताओं ने से इस दौरान फायरिंग रोकने को कहा कि थम जाइए। तब पुतिन जेलेंस्की ने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि अब कोई फायरिंग नहीं होगी और 3 घंटे तक फायरिंग रोकने का आदेश दिया गया था कि 3 घंटे तक गोलीबारी नहीं होगी। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को दरअसल निकालना था। उस दौरान जंग के बीच भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, खाने से लेकर दवा तक नहीं मिल रही थी। यूक्रेन में स्थिति यह थी। मोदी के फोन के बाद छात्रों को सुरक्षित निकाला गया वहां से। ऐसा पहली बार हुआ है। भाई आपको सुनवाता हूं युद्ध कैसे रुकवाया गया। रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर बता रहे हैं, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन। हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ देना चाहते। और आपको जानकर खुशी होगी कि दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है। ये आपको प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। तो आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि जरा सुनिए। ये तो आपने सुन लिया विदेश मंत्री को, लेकिन जिन लोगों को इस युद्ध के मैदान से लेकर आया गया उन लोगों को भी जरा सुनिए, किस स्थिति में थे, कैसे जंग रुकवा कर इन्हें लाया गया, सुनिए। मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह, मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूक्रेन में पढ़ता हूँ। तो अभी उधर से आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है हमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मल ही है, हम क्योंकि बॉर्डर से बहुत दूर है ना, 900 किलोमीटर। हमारा साइड तो सब बढ़िया है, हमारा साइड से बढ़िया है। हम काफी दूर रहते थे बॉर्डर से, 1000 किलोमीटर दूर है हमारा सिटी। हम तो अभी 6 आए हैं, लेकिन काफी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहे हैं वहां से। तो आइए अब आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल हर वक्त देश के लिए काम करते हैं। कैसे, ये आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच हर वक्त होते हैं। वो लोगों से न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। कोई हादसा हो जाने पर प्रधानमंत्री मोदी बेहद एक्टिव हो जाते हैं। तब वो इसका ख्याल नहीं रखते कि रात के 12:30 बज रहे हैं या फिर 3 बजने वाले हैं। हर हाल में जरूरतमंदों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसका ख्याल होता है प्रधानमंत्री मोदी को। हर भारतीयों के लिए, चाहे वो पुतिन को फोन करना हो या फिर जेलेंस्की को, प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दोनों नेताओं से बात की थी बल्कि दोनों नेताओं को युद्ध रोकने के लिए भी तैयार किया ताकि भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाला जाए। अफगानिस्तान से भी भारतीयों की वापसी को लेकर पीएम मोदी ने बाइडेन से बात की थी और इसके बाद भारतीयों की सफल वापसी संभव हो सकी थी। चीन के साथ तनाव के दौरान जब 1500 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बात की थी और पल भर में ही सभी को चीन ने छोड़ दिया। इसका खुलासा प्रधानमंत्री मोदी पर आई एक किताब में हुआ है। देश में हो या विदेश में, हर जगह लोकप्रिय है प्रधानमंत्री मोदी। और मोदी के विदेश दौरे में यह साफ दिखता है कि जिस देश में भी मोदी जाते हैं वहां भारतीयों से मिलने का कार्यक्रम उनका होता है। किस गर्मजोशी के साथ भारतीय उनसे मिलते हैं, वो भारतीयों से मिलते हैं और सभी से पीएम अपने खास अंदाज में मिलते हैं। यही उनकी खासियत है और यही उन्हें दूसरों से जुदा बनाती है। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो
पूरा दिन का रूटीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए होता है, लोगों के लिए काम करने का होता है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं। सुबह करीब 4 बजे उठ जाते हैं पीएम मोदी, और रात के सोने में चाहे जितनी भी देर हो जाए काम करते हुए 3-4 घंटे से ज्यादा उनकी नींद हो नहीं पाती है, 3-4 घंटे ही सो पाते हैं। सुबह प्रधानमंत्री का पहला काम होता है उठकर योग करना। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अखबार पढ़ते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री अपने ईमेल चेक करते हैं और इसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। पीएम मोदी रोज सुबह अदरक वाली चाय भी पीते हैं। ब्रेकफास्ट में सुबह 9 बजे पीएम ऑफिस पहुंच जाते हैं। सारी बैठक लोक कल्याण मार्ग पर करते हैं और काम के बीच ही मोदी लंच भी करते हैं। लंच में हल्का फुल्का खाना खाते हैं। रात का खाना करीब 10 बजे तक हर हाल में खा लेते हैं पीएम मोदी। इस दौरान वो टीवी पर समाचार भी देखते हैं, फोन से अपने मंत्रियों के लगातार संपर्क में रहते हैं। यानी पूरे वक्त अगर आप देखेंगे 4 घंटे का नींद हटा दें तो पूरे वक्त वो काम के स्थिति में रहते हैं। सुनिए, इसी तरह एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनका दिनचर्या कैसी रहती है, वो दिन भर कैसे काम करते हैं। सुनिए। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं। तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास वो एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं जिंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी जिंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय खराब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जा, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, तो उनका ध्यान नहीं था। तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फोन नहीं आता है, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन चीजों का एक प्रभाव पैदा होता है। अब आपने प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका देख लिया है। जिस वक्त जहां होते हैं 101% वहीं होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब आ रही है, मोदी एट 20। इस किताब में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो लोगों को नहीं पता है। इस किताब का आपको बताऊं, प्रस्तावना जो है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने लिखी है। आइए इस किताब में क्या कुछ बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, ये आपको बताता हूं। बहुत दिलचस्प किताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किताब का नाम है मोदी एट 20, सपने हुए साकार। इस किताब का नाम है। किताब में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी को घड़ियों का बहुत शौक है। दरअसल पीएम मोदी कलम के बिना कहीं बाहर नहीं जाते। उनके पास हमेशा पेन जरूर होता है और बचपन से ही प्रधानमंत्री मोदी को फाउंटेन पेन का बहुत शौक रहा है। लॉकडाउन 2 के दौरान 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना है। दरअसल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी तुसाद म्यूजियम में वैक्स का स्टैच्यू लगा हुआ है। और मोदी ने इस किताब में जो जिक्र है मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 जवानों को छुड़वाया था। यह बात किसी को नहीं पता है। चीन ने बंधक बना लिया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे दखल देकर फोन किया और उसके बाद ये जवान छूटे। लद्दाख में LAC पर 16 दिनों तक विवाद चला था। उस दरमियान
प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग से सीधे बात करके सभी को छुड़वाया था। यह है प्रधानमंत्री की फिक्र। मिस कॉल से आपको याद होगा बीजेपी का एक मुहिम चली थी, मिस कॉल दीजिए और बीजेपी का सदस्य बनिए। यह मिस कॉल वाली जो मुहिम है, ये जो आइडिया है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी का था। हर मिस कॉल को वेरीफाई करने को भी प्रधानमंत्री ने कहा था। और इसके अलावा इस किताब में एक और बात का जिक्र है, 5 दिन में नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नियुक्त हो गए थे, सिर्फ 5 दिन के अंदर। मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि वही प्रमुख सचिव बन जाएंगे। गुजरात में मोरबी डैम टूटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी थी, इसका भी जिक्र इस किताब में है। शहर के लोगों के घर जाकर चिट्ठी को पहुंचाया गया था। तब चिट्ठी में लिखा था, शहर संभालने की जिम्मेदारी आम लोगों की, और चिट्ठी के बाद आम लोग शहर बसाने में जुट गए। इस किताब में मोदी के 20 साल के कामकाज का भी जिक्र है और अमित शाह सहित 22 हस्तियों की ने जानकारी साझा की है इसमें। वो दिलचस्प किस्से, किताब की प्रस्तावना खुद स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने लिखी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में मंत्री किरण रिजिजू जी क्या बता रहे हैं पीएम मोदी के बारे में। आजादी से 2014 तक कई हमारे पास में नेता आए हैं, प्रधानमंत्री बने, काम किए सबने, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक होते गए और हम एक डेवलप नेशन नहीं बन पाए। आपको इतना मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी देश का उस जमाने में राजा रानी होते थे या डेमोक्रेसी आने के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्र का जो नेतृत्व, जो देश को आगे ले जाने के लिए जो लीडर होते हैं, उसको राष्ट्र को बनाने में एकजुट से उनका एनर्जी को यूज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उसको ग्रेट लीडर माना जाता है। तो इसी प्रकार से ये देश महान देश है और महान देश कितने सदियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे एक महान नेता की। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारत का सोच है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब आपको बताने जा रहे हैं आज की एक और बड़ी खबर, दिन भर जिस पर सबकी नजर थी, पीएफआई। कल जो छापे पड़े उसके बाद अब एक सवाल बहुत मौजू हो गया है, क्या पीएफआई जैसे संगठन पर बैन का वक्त आ गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आधी रात को जो पीएफआई पर रेड हुई उसके बाद देखिए आज की तस्वीरें, यह प्रदर्शन हो रहा है, उग्र प्रदर्शन पीएफआई ने किया। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ जो लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। यह आप देख रहे हैं एक तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह आप देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने डिटेन किया, लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। यह दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह आप देख रहे हैं पीएफआई के समर्थक हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। अगली तस्वीर दिखाइए, पीएफआई ने उसके बाद पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया आरएसएस के दफ्तर पर। यह देखिए जरा, आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। यह वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बोतल फेंक के मारी गई, आरएसएस को टारगेट किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, दुकान में तोड़फोड़ की गई। ये देख रहे हैं दुकान का पूरा सामान अस्त व्यस्त है, दुकान के शीशे तोड़ दिए गए, कांच तोड़ दी गई, सामान जो रखा था वो पलटा दिया गया। ये पीएफआई कर रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बस तोड़ दी गई है, देखिए बस का पूरा शीशा तोड़ दिया गया। ये था पीएफआई का प्रोटेस्ट का तरीका। अब सवाल बहुत बुनियादी है कि जो संगठन देश विरोध में अगर शामिल है तो उस संगठन पर बैन लगना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं वो सिमी का बदला हुआ रूप है कि ये संगठन तालिबानी विचारधारा और मानसिकता का संगठन है। पीएफआई पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा चाबुक चलाया। आधी रात से शुरू हुआ एक्शन सुबह तक खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान पीएफआई की क्राइम कुंडली की पूरी जानकारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हाथों लग चुकी थी। पीएफआई के काले कारनामों का चिट्ठा एनआईए कोर्ट में पेश कर रही है। वहीं देश भर में पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। इस बीच पीएफआई के सदस्यों और समर्थकों ने आज पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। सवाल यही है कि देश विरोधी साजिश करने वालों को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है कि वो एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए।
आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आज पीएफआई के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन सबको कोर्ट में पेश किया गया। जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंका देने वाली है, हिला देने वाली है। जानकारी यह है कि दरअसल आईसिस जो आतंकी संगठन है, उसके लिए ये पीएफआई भर्तियां कर रहा था। कोर्ट में, अदालत के अंदर यह बात बताई गई है और यही वजह थी कि अमित शाह ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कि पूरी रात में ही, आधी रात में ही पूरे पीएफआई को साफ करना है। देखिए जरा आईसिस के साथ क्या संबंध सामने आ रहे हैं, वो ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, पीएफआई आतंकियों की दरअसल भर्ती कर रहा था। ये कोर्ट में कही गई हकीकत है। आईसिस के लिए, ये जो आप संगठन देख रहे हैं, ये आईसिस के लिए भर्ती कैंप चला रहा था दरअसल, और पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल था। आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, ये भी आरोप लगाए गए हैं। लोगों के मन में खौफ पैदा करना इनका मकसद था। आतंकियों के लिए फंडिंग जुटा रहा था ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा था, वर्गला रहा था, उनके जहन को बदलने की कोशिश कर रहा था। कराटे ट्रेनिंग के नाम पर लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे थे। ये बात तो खुद स्वीकार करिए। ट्रेनिंग कैंप में युवाओं को हेट स्पीचेस सुना रहे थे, मोबाइल पे ऐसे बहुत से वीडियो दिखा रहे थे, सुना रहे थे, जिससे लोगों का जहन बदला जा सके, लोगों के दिलो दिमाग में नफरत पैदा की जा सके। विवादित वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, भड़काने के साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे थे लोगों को। निजामाबाद के कराटे टीचर ने खुद इस बात को कबूल किया है। जंग के साथ ही पीएफआई पर शिकंजा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देश में पीएफआई को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, आगे की तैयारी यह है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एक मौलाना जो सूफी हैं कानपुर के, वो खुद कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पीएफआई का आईसिस से क्या लिंक है, और साथ ही साथ सुनिए सत्यपाल क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। तो ये वो पीएफआई है जो अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को बंद कर देती है, और जिससे विचार नहीं मिलते हैं उनके जो है हाथों को काट देती है। इससे साबित होता है कि ये संगठन तालिबानी विचारधारा और मानसिकता का संगठन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे किसी भी संगठन का होना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई के नाम से लोग जानते हैं, बरसों से एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक संगठन रहा है। 2017 के अंदर एनआईए ने काफ़ी व्यापक रूप से रिसर्च करके उनके ऊपर जो पिछले कई वर्षों में जो जगह जगह इनके लोग जिस प्रकार से सम्मिलित पाए गए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर, उन्होंने भारत सरकार से इस प्रकार का एक निवेदन किया था कि पीएफआई के ऊपर भी जो है बैन लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए। और आइए पीएफआई की कुछ करतूतें और आपको दिखाते हैं, जो आज प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी की है। ये देखिए, ऑटो वाले के पूरे ऑटो को तोड़ डाला है, चूर चूर कर दिया है। बेचारा रोज खाने कमाने वाला ऑटो वाला, उसके ऑटो को नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और जो रेड हुई है उसमें कैश भी बरामद हुआ है पीएफआई से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप पैसा देख रहे हैं, अब जांच फंडिंग से हो रही है, पीएफआई का कैश है। ये पीएफआई के जो मेंबर है उनके यहां रेड हुई, जिसके बाद ये पैसा मिला है। तो अब जांच जो हो रही है कि आखिर पीएफआई को पैसा कहां से मिल रहा है, पीएफआई को कौन भेज रहा है पैसा। पीएफआई की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं कि विदेश से पैसा आ रहा है पीएफआई को। मुस्लिम सहानुभूति के नाम पर यह पैसा जुटाते हैं कि देश में मुसलमानों के लिए बहुत काम करना है, गरीबों के लिए बहुत काम करना है, जो जिनके पास रोटी नहीं उनके लिए काम करना है। इस नाम से ये खाड़ी देशों से पैसा जुटाते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से पीएफआई को बहुत पैसा मिल रहा है, जानकारी ये मिली है। रिपोर्ट है कि हर महीने 6 करोड़ 70 लाख की फंडिंग हो रही है हर महीने। पीएफआई का जो लिंक है पावर सप्लाई कंपनियों से, बिजली बनाने वाली कंपनियों से है। गल्फ देशों की ये कंपनियां पीएफआई की दरअसल मदद कर रही हैं। इन कंपनियों के लोग पीएफआई को फंडिंग कर रहे हैं। करीब 30,000 लोग पीएफआई को पैसा भेज रहे हैं, और एक महीने में एक शख्स 2,000 दे रहा है। 30,000 लोग अगर भेज रहे हैं, 2,000 एक शख्स दे रहा है, तो करीब 6 करोड़ से ज्यादा महीने में फंडिंग हो रही है। सिर्फ देश में जो फंडिंग हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कई और तरीकों से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है, और
बुक पब्लिकेशन से पीएफआई भी कमाई कर रहा है। ये सारे सोर्सेज हैं इनकम के। मैगजीन और सीडी से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है। केरल के कुछ एनजीओ पर भी फंडिंग का आरोप है पीएफआई की। इन एनजीओ के जरिए गल्फ देशों से पैसा आ रहा है, जिसकी जांच हो रही है। फिलहाल पीएफआई की फंडिंग को लेकर जांच जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा पीएफआई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सुनिए। Assam government is consistently requesting central government to ban PFI. However, as PFI is a national organization and national entity, probably the request of Assam government may not be enough, but definitely Assam government has sent its input long back, and after Gorukhuti violence, we are convinced that PFI need to be banned. देखिए, पीएफआई निश्चित रूप से लगातार कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां आतंकी घटनाओं में, देश विरोधी घटनाओं में और देश की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसको डिस्टर्ब करने में संलग्न पाई गई है। इसके कारण पीएफआई पे बहुत समय से एक्शन होने के लिए देश का हर सेक्टर बार बार बात कह रहा था। थैंक्स नरेंद्र मोदी सरकार को, थैंक्स गृह मंत्रालय को, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ ये जांच और रेड शुरू की है। अब हमें लगता है इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। तो सवाल यह है कि रेड के बाद अब क्या पीएफआई पर बैन की बारी है? पीएफआई पर कल आधी रात में एनआईए ने सबसे बड़ी छापेमारी की। एनआईए की टीम ने देश भर के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी और इस दौरान आतंकी फंडिंग से जुड़े सबूत जुटाए गए। केरल से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक हुई छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए। अकेले केरल से ही 22 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई प्रमुख ओमा सालम को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और अब पीएफआई को बैन करने की मांग तेज हो गई। लेकिन बैन होने पर भी पीएफआई ने प्लान बी तैयार किया है। सोचिए जरा, अगर सरकार यह सोच रही थी कि पीएफआई को बैन कर देंगे, तो पीएफआई ने एक दूसरा प्लान तैयार किया है। आप बैन कीजिए लेकिन पीएफआई खत्म नहीं होगा। कैसे, ये आपको बता रहा हूं, देखिए जरा ग्राफिक दीजिए। पीएफआई का प्लान बी क्या है? बैन होने पर भी पीएफआई ने बाकायदा रणनीति बनाई हुई है। इसके लिए पीएफआई ने कई संगठन बनाए हैं। दरअसल पीएफआई ने एक दो नहीं, आधा दर्जन संगठन बनाए हुए हैं। प्रतिबंध लगने पर फिर से नाम बदला जा सके। इस तरह के संगठन करते क्या है कि आप उन्हें बैन करेंगे, कर दीजिए बैन। वो कई संगठन बनाकर रखते हैं नामों से। आप एक को बैन करेंगे, वो दूसरे नाम से जन्म ले लेंगे। आप दूसरे को बैन करेंगे, वो तीसरे नाम से जन्म ले लेंगे। तीसरे को बैन करेंगे तो चौथे नाम से। पीएफआई की स्थापना दरअसल 3 संगठनों के विलय से हुई थी। 3 संगठन इसमें जोड़े गए। आरोप है कि सिमी का बदला हुआ स्वरूप है पीएफआई, यानी सिमी का नाम चेंज करके पीएफआई हो गया। सिमी के कई नेता भी पीएफआई में शामिल रहे हैं। आरोप यह भी है भारत में सिमी पर बैन लगा तो उसी तरह से जैसे सिमी पर बैन लगा तो पीएफआई हो गया, पीएफआई पर बैन लगेगा तो कुछ और बन जाएगा। सबसे पहले 2001 में सिमी पर बैन लगा था और कई धमाकों में सिमी संगठन आरोपी रह चुका है। 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई थी। देश विरोधी कई मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरोपी है। ऐसे में पीएफआई पर कभी भी बैन लग सकता है। प्रतिबंध पर फिर से नाम बदलने की रणनीति है पीएफआई की। यही था प्लान बी। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान बर्क। ऐसे संगठन, पीएफआई जैसे संगठनों के लिए उनके दिल में इतना रहम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है। जरा सुनिए। ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में है, अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जैसे और पार्टियां चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी
अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें। पीएफआई को लेकर के कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, जिनके खिलाफ एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी पहले भी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पीएफआई क्या है? पीएफआई मैं जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं वो सिमी का बदला हुआ रूप है। तो आइए वक्त है एक आवाज में जो भी शख्स देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, उससे इस देश में रहने का कोई हक नहीं, उसे बैन होना ही चाहिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज अमित शाह बिहार में थे और सबसे बड़ा हमला, शाह का जो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी आज, वो नीतीश कुमार पर थी। शाह ने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज हैं। अमित शाह एयरपोर्ट पर जब उतरे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की। अमित शाह का बिहार दौरा है, 2024 का चुनाव नजदीक है, तैयारी शुरू कर दी है। शाह ने शंखनाद किया। अगली तस्वीर दिखाइए। पूर्णिया में शाह थे, पूर्णिया में बड़ी रैली की और सीधे उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे। पहली बार शाह ने जमकर बॉम्बार्डमेंट की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ये सारा धमाका नीतीश और लालू पर हुआ। लालू यादव से अमित शाह ने कहा है नीतीश कुमार से बच के रहिएगा। देखिए जरा क्या कुछ कहा है आज अमित शाह ने नीतीश कुमार से। नीतीश पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है शाह का। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार पर यह हमला बोला है। उन्होंने कहा नीतीश की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बीजेपी ने बड़प्पन दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश ने हमें भी धोखा दे दिया। यह धोखा बीजेपी का नहीं, बिहार की जनता का धोखा है। दरअसल नीतीश कुमार की धोखेबाजी का अपना पुराना इतिहास है। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार सबसे पहले देवीलाल गुट के साथ गए, उसके बाद नीतीश ने लालू के साथ कपट किया। यह अमित शाह ने कहा सबसे बड़ा धोखा जॉर्ज फर्नांडिस को दिया नीतीश कुमार ने, और जॉर्ज के आशीर्वाद से उन्होंने समता पार्टी बना ली, लेकिन तबीयत खराब हुई। उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को भी किनारे लगा दिया। फिर नीतीश ने शरद यादव को भी किनारे लगा दिया, धोखा दे दिया। 2015 में चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को भी धोखा दे दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी को भी किनारे लगा दिया। तो यह धोखेबाजी की लंबी लिस्ट है। दलित नेता रामविलास पासवान तक को नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने। प्रधानमंत्री पद की लालसा में अब लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन 2024 में नीतीश लालू का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 2025 चुनाव में बिहार में बीजेपी की वापसी होगी। यह था आज अमित शाह, पहली बार अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार के सियासी इतिहास पर गौर करें तो नीतीश कुमार पर बीजेपी ने जैसा हमला बोला है, शायद ऐसा पहले कभी न बोला गया। नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहाँ जो बिहार के पूर्णिया की रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। शाह यही नहीं रुके, लालू यादव के शासन के दौरान बिहार में जंगल राज को भी याद किया और नीतीश और लालू की जोड़ी पर सीधा हमला बोला। ये लालू नीतीश की जोड़ी अब एक्सपोज हो चुकी है, वो बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। अब बिहार को आगे ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लालू नीतीश पर शाह का ऐसा हमला पहली बार देखा। खासतौर से नीतीश कुमार पर इस तरह का अटैक कभी नहीं किया, जिसका फायदा नीतीश उठाते रहे। लेकिन अब जब नीतीश एक्सपोज हो चुके हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा और इसलिए अब तक चुप्पी साधे। और आइए, जो लोग बिहार के नहीं हैं, बिहार में नहीं रहते, उनको बताता हूं कि आखिर अमित शाह कहां गए। सीमांचल गए थे।
सीमांचल के पीछे जाने के पीछे वजह क्या है, 2024 का गणित इससे कैसे सत्ता है, जरा देखिए जरा मैप के जरिए। ये आप देख रहे हैं, ये है बिहार में सीमांचल का इलाका, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और ये जो जिले हैं ये आते हैं पश्चिम बंगाल के नजदीक। देखिए जरा, सीमांचल से सियासी फायरिंग जो हुई है, इसका मतलब और मकसद मायने क्या है। दरअसल बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी और इस जगह रैली करने के मकसद और मायने ये कि पूर्णिया सीमांचल इलाके में आता है, जो नक्शे के जरिए मैंने आपको दिखाया। सीमांचल में 47% मुस्लिम आबादी है, 47%। इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें हैं। दरअसल 2019 में सिर्फ अररिया सीट बीजेपी जीती थी, 4 में से 1 सीट जीती थी। कटिहार और पूर्णिया जेडीयू के खाते में गई थी, जबकि किशनगंज सीट कांग्रेस को मिली थी। इसलिए अमित शाह ने यहां से शुरुआत की। अब बीजेपी यहां अपना दबदबा बनाना चाहती है, इसलिए शाह ने पहली रैली सीमांचल में की है। सीधे सीधे लालू नीतीश को निशाने पर लिया है अमित शाह ने। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं। और अमित शाह जब बिहार में है तो बिहार के सियासतदान भी हमलावर हैं, सुनिए जरा। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। जब लालू जी सरकार में हैं तो कौन उससे बचा सकता है। बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं, षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? नीतीश जी और लालू जी की सरकार यहाँ पर है। कोई नई बात कही है क्या? कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? पूरा देश मेरा टारगेट है और भारत में भारत माता के ध्वज को स्थापित करना मेरा टारगेट है। यहाँ का बीमारी एक एक बिहारी जानता है, एक एक भारतवासी जानता है। घुसपैठ यहाँ है, यहाँ राजनीतिक संरक्षण मिलते रहा है। तो 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे सियासी तीर और ज्यादा पैने और धारदार हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से खबर है कि दंगा करोगे तो 7 जन्म तक भरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो वसूली भी आपसे होगी। यह नजीर बनेगा। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। कानपुर में जो हिंसा हुई, ये आप देख रहे हैं कानपुर हिंसा की तस्वीरें। इस तरह की ये जो आगजनी हुई थी, इस तरह की जो हिंसा होगी उस पर पूरी भरपाई होगी हिंसा करने वालों से। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रयागराज में हिंसा हुई, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरह के दंगा करने वालों से पाई पाई ली जाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं पत्थरबाजी हुई, कानपुर में आगजनी हुई सार्वजनिक संपत्ति पर। इस तरह की जितने भी दंगे होंगे, पत्थरबाजी होगी, आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है पाई पाई वसूली जाएगी। और इतना कि पुलिस जो आपके दरवाजे तक जाएगी दंगाइयों के, उसका खर्चा भी आपसे लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस में नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके घर जाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी। योगी राज में दंगा करोगे तो बहुत पछताओगे। दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां जुर्माना भरते भरते थक जाएंगी। योगी सरकार ने दंगाइयों और उपद्रवियों को काबू करने के लिए कानूनी चाबुक चला दिया है। सरकार ने वसूली के कानून को और सख्त कर दिया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगा करने वाला, पत्थर चलाने वाला और दंगे की साजिश रचने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। नए कानून में घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे की वसूली भी दोषी लोगों से ही की जाएगी। जाहिर है यूपी में गलती से भी दंगा फसाद किया तो यूपी पुलिस
पूरा हिसाब करेगी। अब आपको दिखाने जा रहा हूं बाकायदा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक संशोधन कानून पास किया गया। वो कानून क्या कहता है वो आपको बता रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, ऐसी कोई भी हरकत उत्तर प्रदेश में होगी, यूपी में दंगा तोड़फोड़ करने पर वसूली होगी पूरी तरह से। सरकार ने विधानसभा में बाकायदा पास कराया एक विधेयक, संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 पारित कराया गया है। दंगा तोड़फोड़ करने वालों से पाई पाई ली जाएगी, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर वसूली होगी। दंगे के लिए उकसाने वालों पर भी मुकदमा किया जाएगा बाकायदा। दंगे में घायल व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का भी प्रावधान किया गया है। नुकसान व्यक्ति की मौत पर दोषी से वसूली होगी, यह समझ लीजिए, मुआवजे की रकम की वसूली दोषी से ही होगी। और क्लेम ट्रिब्यूनल मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकेगा, बाकायदा एक ट्रिब्यूनल भी होगा। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून को और ज्यादा सख्त किया गया है, क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिकार बढ़ाए गए हैं और नुकसान में पुलिस प्रशासन ने खर्चे को भी जोड़ा जाएगा। पुलिस का भी जो खर्चा होगा उस नुकसान के दौरान वो भी आप में जुड़ जाएगा। दंगाई में 2020 में विधेयक पारित किया गया था दरअसल, और अब दंगाइयों से वसूली का मुद्दा हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार ने संशोधन विधेयक पारित करा दिया है इस मामले में। पहले 3 साल, बड़ी चीज ये, 3 साल के अंदर दावा याचिका डाली जा सकती थी, यानी आपको जो भरपाई करनी है इसकी मियाद थी 3 साल के अंदर अंदर भरपाई मांग लीजिए, और 3 साल में नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब संशोधन के बाद नए विधेयक में क्लेम ट्रिब्यूनल देरी को माफ कर सकता है, यानी 3 साल से पहले भी जो भरपाई बची है वो भी ली जा सकती है। अब आयोजन करने वालों को भी जवाबदेह बनाया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को, सुनिए। देखिए, दंगाइयों को यह बात समझ लेनी होगी कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। अगर योगी आदित्यनाथ जी के शासन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो उसका हिसाब भी उन्हीं को भरना होगा। ये बात अब उन दंगाइयों को समझ लेनी होगी। ये पिछले दिनों की बात रही जब दंगाइयों को संरक्षण सत्ता का मिला करता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अब योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आइए तो उत्तर प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां से एक दिलचस्प सियासी खबर मिल रही है। कल तक मैं आपको बता रहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को निपटाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन आज रिवर्स गियर लग गया। आज सचिन पायलट अशोक गहलोत को निपटाने का प्लान बना रहे हैं। कैसे? ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी से मिले सचिन पायलट। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सचिन पायलट सोनिया गांधी से भी मिलने वाले हैं। ये जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने वाला है, ये राजस्थान के मुस्तकबिल को आगे तय करेगा कि अब उसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और अशोक गहलोत भी राहुल गांधी से मिल चुके हैं। तो सचिन पायलट अशोक गहलोत को निपटाने का और खुद कुर्सी पर बैठने का प्लान तैयार कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कल तक अशोक गहलोत सचिन पायलट को निपटाने में लगे थे और कह रहे थे कि वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं और सीएम भी रह सकते हैं। मतलब राजस्थान में पायलट की कोई जरूरत नहीं। ऑफिस एंड प्रॉफिट जो होता है 2 पदों पे रहने का मामला, चूंकि लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान के कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का, अगर आप अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आगे मैं समझ रहा हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ लेके आ गए? मैंने वो कहा ना, ये जो पार्टी चुनाव हो रहा है ये तो ओपन सबके लिए है। मेरा जवाब हो गया। आज बदले हालात में गहलोत बैकफुट पर है, चेहरे का तेज गायब है, आवाज में वो हनक भी नहीं, क्योंकि अब पायलट उन पर हावी होते नजर आ रहे हैं। इसलिए गहलोत अब एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात करने लगे हैं। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। अब गहलोत भले ही एक व्यक्ति एक पद की बात कर रहे हों, लेकिन संकेत यही है कि गहलोत बीच मझधार में फंस गए हैं और उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पायलट के आने के बाद
राजस्थान में गहलोत की पकड़ ढीली होगी, ये तय है। और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2024 में मुकाबला मोदी से होगा, जिसे जीतना आसान नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि सचिन पायलट ने तैयारी क्या की है। क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनके लिए रास्ता और राह आसान हो गई है या अभी उनके रास्ते में बहुत से रोड़े और कांटे आने वाले हैं? देखिए जरा आखिर प्लान क्या है। पायलट के निशाने पर दरअसल अशोक गहलोत हैं और गहलोत को निपटाने में पायलट जुटे हुए हैं। तरीका यह कि राजस्थान में एक्शन में सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। समर्थक विधायकों से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। गहलोत खेमे के विधायकों से भी सचिन पायलट मिल चुके हैं। निर्दलीय विधायकों से भी पायलट ने बात की। अब सोचिए, अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और पायलट सबसे मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के मायने क्या है? राहुल से मुलाकात के बाद सचिन पायलट अचानक एक्शन मोड में आ गए हैं। राहुल से भारत जोड़ो यात्रा में पायलट मिलने पहुंचे थे और अब दिल्ली में सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी। गहलोत के ऐलान के बाद पायलट ने पूरी ताकत झोंक दी है। गहलोत ने कहा है अध्यक्ष बनेंगे तो कुर्सी छोड़ेंगे। 2 दिन पहले तक सीएम रहने का ऐलान किया था अशोक गहलोत ने, लेकिन अब वो 180 डिग्री घूम चुके हैं। तो सचिन पायलट के लिए डू और डाई जैसी सिचुएशन है। अभी बन गए तो बन गए, न जाने फिर मुकद्दर कब संवरेगा। सुनिए जरा अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है। एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर सचिन पायलट क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। और सचिन पायलट अकेले नहीं है, 2 दावेदार आ गए। सचिन पायलट के अलावा कोई और भी दावेदार है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, जोशी साहब भी दावेदार हैं। गहलोत के बाद सबसे प्रभावशाली नेता अगर हैं वो सचिन पायलट हैं, और गहलोत के बाद सबसे अनुभवी है सीपी जोशी। ये 2 नेता हैं, 2 में से एक मुख्यमंत्री हो सकता है। वैसे सियासत में कुछ भी हो सकता है तीसरा भी आ जाए, लेकिन अभी ये 2 रेस में। युवाओं के बीच अच्छी पैठ है सचिन पायलट की, तो सीपी जोशी ब्राह्मण समाज पर अच्छी पकड़ रखते हैं। सचिन पायलट पार्टी अध्यक्ष रहे, 2018 में चुनाव जिताया है। जोशी साहब पार्टी संगठन का लंबा अनुभव है उनके पास। राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सचिन पायलट। सीपी जोशी राजस्थान कांग्रेस में सम्मानित नेताओं में हैं और राहुल गांधी से अच्छे संबंध है सचिन पायलट के। सीपी जोशी सोनिया गांधी से करीबी रिश्ते रहे हैं उनके। इसके अलावा ये जो काबिलियत है, इस आधार पर तय होगा कि आगे कौन तय करेगा सीएम तक का रास्ता। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जो नामांकन दाखिल करना चाहे करे। जब स्थिति सामने आएगी, उम्मीदवार सामने आएंगे। अब ठीक है, ये तो देखो कोई किसी का मन करेगा चुनाव का तो लड़ेंगे, अच्छा है। मैं तो हमेशा से स्वागत करता हूँ। हेल्दी चुनाव होगा तो पार्टी के लिए अच्छी चीज होगी। ये एक ऐसा इकलौता चुनाव है, दुनिया में ऐसा कोई चुनाव का उदाहरण नहीं होगा जहां पर चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी परमिशन मांगने जाते हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक ही दिली इच्छा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस और देश को अपना नेतृत्व दें। तो कुछ वक्त में ही राजस्थान की तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।